साथियों नमस्कार। साथियों, भारत और यूरोप के बीच में एफटीए साइन हो चुका है और अब तक की मदर ऑफ ऑल डील्स, यानी कि इससे बड़ी कोई एफटीए भारत ने अभी तक साइन नहीं करी है। दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चेंजिंग पॉइंट यहां पर आता है और ट्रम्प चचा के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द आता है। आज भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में जो ये डील हुई है, इस डील में कई ऐसी चीज़ें खुल करके सामने आई हैं जो भारत और यूरोप के बीच में मार्केट एक्सेस को आसान कर देंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस डील के बाद कई सारे प्रोडक्ट जो यूरोप से भारत में आते हैं वो सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि उन पर जो भारत टैरिफ लगाता था, टैक्स जिसे कह सकते हैं, वो या तो कम कर दिया जाएगा या खत्म कर दिया जाएगा। और कई प्रोडक्ट जो भारत से यूरोप में जाते थे उन पर जो टैरिफ लगता था या टैक्स लगता था वो भी खत्म कर दिया जाएगा, कईयों पर कम कर दिया जाएगा, जिससे भारत का माल भी वहां ज़्यादा बिकेगा, वहां का माल भी भारत में ज़्यादा बिकेगा। इस पूरी डील में क्या क्या बात हुई है वो हम आपको बताएंगे। अभी आने वाली जियोपॉलिटिक्स किस तरफ करवट ले सकती है उस पर भी डिस्कशन करेंगे और एक आध दो डिस्कशन और करेंगे। सबसे पहले आप ये जानिए, देखिए मेरा जो उद्देश्य है इस वीडियो का, आपको याद करा देना है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में आखिर हुआ क्या है। चर्चा हर कोई कर रहा है, जो डील में है वही सब चर्चा कर रहे हैं, कुछ नया तो कोई लाएगा नहीं। लेकिन हमें ये याद नहीं रहता कि कौन सी चीज़ें महंगी होंगी, कौन सी सस्ती होंगी, कब से होंगी, है ना। वो सारा कुछ जो है, थोड़ा जब तक चीज़ें दिमाग में याद नहीं रहती तब तक मज़ा नहीं आता। तो आइए याद भी करेंगे और देखेंगे भी। मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ फोटोज डाले हैं अपने सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, वहां से निकाले हैं मैंने। पूरी दुनिया का 1/3 ग्लोबल ट्रेड है जो भारत और यूरोप दोनों को अगर मिला दें तो ट्रेड को कंसिस्ट करते हैं। इसमें पूरी जो ग्लोबल जीडीपी है उसका 25% है, उसको अफेक्ट करता है ये। इसके साथ ही यूरोपीय यूनियन विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इन दोनों को साथ लाते हैं और भारत के जो एक्सपोर्ट होते हैं वहां पर लगभग 9425 जो लाइंस हैं उस पर हमें टैरिफ में राहत मिलती है। ठीक है, तो कौन कौन सी इकोनॉमी है? दूसरी चौथी, दुनिया की 25% जीडीपी। अच्छा, पॉपुलेशन की बात करूं तो लगभग 200 करोड़ पॉपुलेशन दुनिया की, भारत और यूरोप को मिला दे तो, यूरोपीय संघ को। और 1/3 ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो होता है इसमें होगा। इसके अलावा ये जो एफटीए साइन हुआ ये अनलॉक करता है एन एक्सपोर्ट इंजन ऑफ $75 बिलियन का एक ट्रेड और फैसिलिटेट से होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। इसके अलावा जो 9425 टैरिफ लाइन्स हैं उन्हें क्रश कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। और इंडियन गुड्स के लिए इतनी जो इंडिया के जो इतने गुड्स हैं लगभग आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, इंडिया के जो एक्सपोर्ट होते थे यूरोप को, उसमें से लगभग 99% इंडिया के एक्सपोर्ट ऐसे हैं जो अब ड्यूटी फ्री एंटर करेंगे यूरोप में। इंडिया के कितने हैं? 99%। और यूरोप के जो भारत में आएंगे 97% प्रोडक्ट जो है हम उन्हें ड्यूटी फ्री आने देंगे। यानी हमारे वाले प्रोडक्ट ज़्यादा एंटर कर रहे हैं ड्यूटी फ्री होकर के, उनके कम कर रहे हैं। आगे आइए, भारत को 144 यूरोपीय यूनियन सब सेक्टर्स में एक्सेस मिल सकता है, वो आईटी से, फाइनेंस से, एजुकेशन से, इन सबसे जुड़े हों। उसके अलावा स्टूडेंट को सिक्योरिटी मिलती है, गारंटीड पोस्ट स्टडी वीज़ा फ्रेमवर्क ऑफ एटलीस्ट 9 मंथ। अब ज़्यादा स्टूडेंट जा सकते हैं। पहले क्या होता था, लिमिटेड गिने चुने स्टूडेंट्स को ही परमिट मिलता था वहाँ जाकर के पढ़ाई करने के लिए जो हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। अब क्या है, कितने भी जा सकते हैं। याद करो, मैंने कई दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ इस समय खाली होती जा रही हैं धीरे धीरे, कनाडा की, यूरोप की, ऑस्ट्रेलिया की। अब इन लोगों को बच्चे बुलाने पड़ रहे हैं। इनकी स्थिति वो हो गई है कि अभी अपने कैंपसेस दूसरे देशों में भी खोलने लगे हैं। भारत में भी यूरोप के कुछ कॉलेजेस के कैंपस खुलेंगे अब। कारण क्या है कि हमारे ही पैसे से जो हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ भेजते थे, उससे इनकी यूनिवर्सिटी चलती थी। अब लोगों ने ये जान लिया कि इनके यहाँ कुछ भी नहीं है, ये चीज़ें कहीं से भी अब गेन की जा सकती हैं। स्किल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा है, तो इनके यूनिवर्सिटीज़ अब खाली हो रही हैं। साथ ही भारतीयों पर जो अत्याचार होते हैं, आप कनाडा में देखिए, खालिस्तानी मूवमेंट तथा अन्य तरह के, यूएसए में देखिए, आयरलैंड में देखिए धमकी दी गई थी, ऑस्ट्रेलिया में देखिए, तो भारतीय इन सब यूनिवर्सिटीज़ में जाने से बच रहे हैं। इसलिए ये लोग ज़्यादा दरवाज़ा खोल रहे हैं यूनिवर्सिटी का। हमने कहीं खोलो, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़ी चीज़ है ट्रेडिशनल मेडिसिन। अगर कोई यूरोप में जाकर के भारत के किसी आयुर्वेदिक दवाई पर काम कर रहा है, चाहे वो भारतीय हो चाहे यूरोप का व्यक्ति हो, तो पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ की जितने भी जड़ी बूटियाँ हैं उनके नाम हम तो हिंदी में लेते हैं,
जैसे हमने बोला लौंग, अश्वगंधा, हमने उससे कुछ बनाया जैसे काढ़ा, लेकिन वहाँ पर जाकर के नाम आपको इंग्लिश में या उनके हिसाब से करना पड़ता था। तो अब ये हो गया है कि आप अपने होम टाइटल से भी, होम टाइटल से जो आपके घर का टाइटल है, जो आपकी उन जड़ी बूटियों का या जहाँ पर भी वो मिलती हैं, जो टाइटल वहाँ यूज़ होता है, उनका उपयोग कर सकते हैं। धीरे से अब आयुर्वेद तथा जो भारत का मेडिसिन है यूरोप पहुँचेगा, भारत के नाम से पहुँचेगा। ये मास्टर स्ट्रोक है जिस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। योग के बारे में तो जो योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित हो चुका है, दुनिया में मनाया जाता है, वो तो है ही। अब धीरे धीरे आयुर्वेद की महक भी बिखरेगी। भारत जड़ें पकड़ेगा, आप भरोसा रखिए। हम कहाँ पहुँचेंगे बस आप देखिएगा। इसके साथ ही एक और इसमें बात निकल के आई है, कार्बन सपोर्ट, हाईटेक अलायंस, फैमिली राइट्स, सोशल सिक्योरिटी। कार्बन सपोर्ट क्या है? कार्बन सपोर्ट का मतलब यह है कि भारत यूरोपियन यूनियन के साथ कार्बन सपोर्ट में मदद करेगा। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारे यहाँ कोई प्रोडक्ट बना, हमने उस प्रोडक्ट को यूरोप को बेचा, तो यूरोप पहले ये देखेगा कि तुम्हारे यहाँ ये प्रोडक्ट बना है, कहीं इसको बनाने में तुमने कोयला तो नहीं जलाया, कहीं इसको बनाने में तुमने ईंधन तो नहीं निकाला, धुआं तो नहीं निकला। तो जितना ज़्यादा धुआं हमारे यहाँ से निकल रहा होगा, कार्बन एमिशन हो रहा होगा, उतना ही टैक्स वो ज़्यादा लगा देगा। तो वो ये चाहता है कि हम इको फ्रेंडली चीज़ें बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा। इन यूरोपियंस की हिपोक्रेसी देख रहे हो? इन्होंने अपने यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया, इंडस्ट्रीज लगाई, धुआं धक्कड़ खूब किया। इन्हीं की वजह से आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जितना भी कार्बन एमिशन है उसके लिए ये यूएसए जैसे देश जिम्मेदार हैं। और जब हमारे यहाँ विकास की बारी आई, हम डेवलप्ड होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमसे कह रहे हैं ऐसी इंडस्ट्रीज बनाओ जिसमें धुआं ज़्यादा न निकले, और अगर आप बनाते हो तो बनाओ, उस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट हम खरीदेंगे तो टैरिफ लगा के खरीदेंगे। कितने बड़े दोगले हैं। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ये दुनिया में रिकॉग्नाइज किया जा चुका है कि क्लाइमेट चेंज से संबंधित कदम उठाने में भारत सबसे आगे है दुनिया में। यानी कि इको फ्रेंडली कदम उठाने में या क्लाइमेट चेंज से लड़ने में या क्लाइमेट फ्रेंडली काम करने में भारत सबसे ज़्यादा आगे है। यूएसए तो पेरिस डील से भी बाहर हो गया है, खुद को ही ले लेता है वो बाहर, जब से ट्रंप आए तब से। अच्छा, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मुझे सबसे अच्छी फ़ोटो ये लगी, किसी इंटरनेट पे मुझे मिली है, इंस्टाग्राम पे। इस फोटो से बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, ऐसे एक व्यंग के तौर पे बता रहा हूँ। मोदी जी शक्ल देख कैसे लग रहा है? देखा यूरोपियंस, मैंने कर ली ना तुमसे डील अपनी शर्तों पर। क्या कर लिया तुमने मेरा? अपने आप को समझते थे बहुत बड़े राजा महाराजा। उधर इधर मोदी जी सोच रहे हैं अब इस ट्रंप को देखूंगा, बड़ा इसको सीज फायर कराने जैसा है, बड़ा टैरिफ लगाता है, अब बेटा तेरी बारी है। इधर इनको देख रहे हैं, ओसला जी को। ये मोदी है तो बहुत चालाक। हम यूरोपियंस को लगता था कि हम ही चालाक हैं, इसने मीठी मीठी बातें करके अपनी शर्तों पर डील कर ली, है तो चालाक। यूं ही मेलोडी नहीं हो रही है, खैर छोड़िए, वो एक अलग बात है। तो इस तरह का एक तस्वीर देख करके ऐसा लगा कि मोदी जी ने कुछ प्राप्त कर लिया क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो एक्स है। पीएम मोदी ने डील कर ली है। इस डील में एक बात निकल के और आई है जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, वो ये कि जो कार्स आती हैं यूरोप से बन करके, अब मैं आपको याद कराऊंगा कहाँ से क्या चीज़ आती है। ऐसे याद करिए, पहले याद कर लेते हैं अपन कि चीज़ें हो किस दिशा में रही हैं। आप किसी कार में बैठे बीएमडब्ल्यू कार में बैठ करके आपने वाइन का गिलास लिया, आपके पास कुछ स्पिरिट भी पड़ी है, जनरली होती है, स्पिरिट भी पड़ी है, वाइन का गिलास लिया और आप पी रहे हैं। तो जिस बीएमडब्ल्यू कार में आप बैठे हैं अब वो सस्ती हो जाएगी, जिस वाइन को आप पी रहे हैं वो सस्ती हो जाएगी। कभी कभी आप किसी तरह से स्पिरिट का यूज़ करते हैं, वो सस्ती हो जाएगी। बड़े स्तर पर तो ये चीज़ें सस्ती हो रही हैं। आप जान करके हैरान होंगे, हम 110% टैरिफ लगाते हैं उन कारों पर जो यूरोप से आ रही हैं और उनकी कीमत 40 लाख, लगभग 40 लाख रुपए से ज़्यादा है। 110% टैरिफ का मतलब होता है कि कोई कार अगर यूरोप से इंडिया में आ रही है, कोई कार अगर यूरोप से इंडिया में आ रही है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की,
तो उस पर हमने लगा दिया 110% टैरिफ। तो ये हो जाएगी अब 2,10,00,000 की, 2,10,00,000 की कार पड़ती थी हमें। हमने कहा ठीक है, हम कारों पर टैरिफ कम कर देंगे, धीरे धीरे कम करेंगे। ये सब टैरिफ बाजी जो कम हो रही है विद द टाइम होगी, ये नहीं कि कल से हो जाएगी, 4-5 साल लगेंगे पूरे प्रोसेस को। तो हमने कहा इसको 110% को कम करते करते हम ले आएंगे 10% तक, धीरे धीरे, टेंशन मत लो। और हमने ये भी कहा कि इसकी मात्रा फिक्स है। यूरोप वाले ये सोचेंगे सब कारें यहीं बेचने लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। एक साल में यूरोप से 2.5 लाख जो कारें आएंगी उनको ये फैसिलिटी दी जाएगी, उससे ज्यादा जो कारें आएंगी उन पर वही टैरिफ लगता रहेगा। ये है व्यवस्था। इसके अलावा मैं आपको एक फैक्ट और बताता हूं, अगर 40, मान लीजिए 35-40 लाख रुपए के आसपास से सस्ती कार है तो उस पर हम 70% टैरिफ लगा रहे थे, उस पर भी हम टैरिफ कम करेंगे। ठीक है, अभी तक हो ये रहा था कि यूरोप की जो कारें हमारे देश में आ रही थी, यानी कि यूरोपियन कार्स के लिए हमारा मार्केट बहुत छोटा था, 4% से भी कम का था। हमारे यहाँ पर जो कारें चलती हैं मुख्यतः वो या तो महिंद्रा की हैं, या टाटा की हैं, या जापान की कारें हैं, सुजुकी वगैरह इन सब की। लगभग 3/4 मार्केट तो भारत ने और फिर जापान ने, इन सब ने घेर रखा है। फिर थोड़ा बहुत मार्केट बचता है इन यूरोपियन कार्स के लिए। कारण है कि बहुत महंगी चलती, आपको पता ही है BMW ये सब कारें कितनी महंगी आती हैं, तो इनको मार्केट एक्सेस मिल नहीं पा रहा था। अब इनके आ गए मजे, इन्होंने कहा अब तो कारें सस्ती हो जाएंगी, अब तो भारत में खूब कारें बेचेंगे। मोदी जी ने कहा ना, गुजराती हूँ, एक लिमिट तक 2.5 लाख कारें पर ईयर तो चलेगा। उन्होंने कहा चलो 2.5 लाख ही सही, कुछ तो जा ही रहा है। अभी हमारे देश में प्रति वर्ष 44 लाख कारें बिकती हैं, चाहे बाहर से आई हो चाहे अंदर बनी हो। बताया जा रहा है कि 2030 तक हमारे देश में एक साल में लगभग 60 लाख कारें बिकेंगी। तो ऐसी स्थिति में मार्केट सभी को चाहिए होगा, तो यूरोपीय यूनियन ने भी बाजी मार ली है। ठीक है, फोक्सवैगन है, रेनो है, उसके बाद मर्सिडीज बेंज है, BMW है, ये सब कारें जो है अच्छे खासे टैरिफ के चलते हैं बिक नहीं पा रही थी। देखो 4% से भी कम शेयर है, मैंने आपको बताया था। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जो आज मदर ऑफ ऑल डील हुई है, इस एग्रीमेंट पर यूरोप के देशों और भारत के बीच में लगभग सन 2004 से बात चल रही है। यूरोपीय संघ और भारत के बीच में लगभग 2007 से बात चल रही है। 2013 में बात रुक गई थी, 2022 में फिर से बात स्टार्ट हुई है, अब जाके काम खत्म हुआ है, थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। अगर वो ना होते तो शायद ये डील ना हो पाती। इसी बीच आप एक सवाल पूछेंगे कि अच्छा एक बात बताइए, कि आपने एक बात बताई थी कि रशिया से हम तेल लेते हैं, उस तेल को रिफाइन कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं, और फिर हम उसे बेच देते हैं यूरोप को। तो क्या वो तेल अब और सस्ता हो जाएगा यूरोप के लिए या क्या होगा? तो इसमें पहली बात तो ये है कि यूरोप ने उस तेल को लेना ऑलमोस्ट बंद सा ही कर दिया है जो रशिया से आता है और हम रिफाइन करके उसे दे रहे हैं। यूरोप कह रहा है इंडिया तुम कहीं और का तेल दे दो हमें, वो जो रशिया वाला रिफाइन होकर आ रहा है वो मत दो। हमारे यहाँ नायरा रिफाइनरी है, वो रिफाइन करके दे रही थी, तो उस पर तो प्रतिबंध ही लगा दिया कि इसका तो लेंगे ही नहीं। अब बात देखो, ये इतने बड़े मूर्ख हैं। मान लो हमने 100 लीटर तेल यहां से मंगाया, मान लो 100 लीटर तेल यहां से मंगाया, वो ये कह रहे हैं कि इसे रिफाइन करके मत दो, कोई और दे दो। हमने कहा ठीक है ये ले लो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, इस वाले को हम यूज कर लेंगे। अब बात तो वही पड़ रही है, पर मूर्ख बनाना दुनिया को। अच्छा एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, यूरोपीय यूनियन को तेल बेचने के मामले में भारत नंबर 1 बन गया था बीच में। अभी की ताजा रैंकिंग क्या है ये कहीं मुझे मिली नहीं है, मैं 23-24 के आसपास बता रहा हूं। भारत सबसे ज्यादा तेल रिफाइन करके यूरोप को बेच रहा था, हमको अच्छा खासा फायदा हो रहा था। ठीक है, देखो एक फैक्ट दिखाता हूं, आपको लगेगा ये फैक्ट गलत है, लेकिन वो फैक्ट सही है। देखिए, अरे देखिए, ये 2024 का है। 2024 में हमारे जो एक्सपोर्ट थे, ऑयल के एक्सपोर्ट थे यूरोप को, वो 2,53,788% बढ़ गए थे। इतने परसेंट बढ़ गए थे, बताइए आप। बहुत तेल बेचा है हमने, खूब सस्ता मंगा के रिफाइन कर करके बेचा है, लो खरीदो। तो आप आपस की झड़प में हमको फायदा हो रहा है, क्या दिक्कत है? खूब फायदा कमाया है हमने। और इसी के चलते यूरोपीय यूनियन भारत का दूसरा, वैसे भी था, दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया, ब्लॉक पूरा यूरोपीय यूनियन। सबसे बड़ा ये है USA। तो लगभग $135 बिलियन का ट्रेड करते हैं हम यूरोपीय यूनियन के साथ। अब ये बढ़ता चला जाएगा।
ये बात तो मैंने आपको बता दी मोटी मोटी। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, मैंने आपको ये तो बता दिया कि भारत में अगर आप BMW में बैठ के वाइन का ग्लास पी रहे हो तो कौन कौन सी चीज़ें महंगी हो रही हैं, आपको एक आइडिया लग गया। अब हमारी सॉरी सस्ती हो रही हैं। अब हमारी कौन सी चीज़ें वहाँ जाके सस्ती हो रही हैं, इसका भी एक आइडिया बता देता हूँ। मान लो भारत से जाने वाली चीज़ें, ठीक है, मान लो आप एक खेत में खड़े हो, उस खेत में आपने कुछ पशु भी पाल रखे हैं, मतलब वो भी हैं, अन्य जानवर भी हैं। तो जो खेत का आइटम है, हमारे फार्मर्स का आइटम है, वो यूरोप में जब जाएगा सस्ता हो जाएगा। जो पशु पाल रखे हैं, मान लो पशु की मृत्यु हो गई किसी की, तो उसका जो चमड़ा आपने निकाला, उस चमड़े के जो उत्पाद हैं, लेदर के उत्पाद, वो सस्ते हो जाएंगे जो यूरोप पहुंचेंगे। उसके साथ ही उसी खेत में आपने देखा कुछ कपास के खेत भी थे, कॉटन भी आपने उगाई हुई थी, उस कॉटन से आपने कपड़े बनाए, तो कपड़े, टेक्सटाइल, वो भी सस्ते हो जाएंगे। ठीक है जी। उसके साथ ही आपने देखा बगल में तालाब था, वहाँ मछलियाँ पाल रहे थे, तो मछलियाँ या फिशरीज ये भी सस्ती हो जाएंगी। तो हमारे ये सारे आइटम अब यूरोप में पहुँच करके सस्ते बिकेंगे। समझ गए? तो जब भी इमेजिन करना हो कि हमारा क्या सस्ता होगा वहाँ पर, तो खेत में पहुँच जाओ। जब भी इमेजिन करना होगा कि उनका क्या सस्ता हो रहा है हमारे यहाँ, गाड़ी में बैठ जाओ। बस ये मोटी मोटी चीज़ें। बाकी तो और भी चीज़ें हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, फार्मास्यूटिकल्स, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट, फार्मास्यूटिकल्स, हम जो दवाइयाँ बनाते हैं वो भी वहाँ जाएंगी तो सस्ती हो जाएंगी। क्योंकि जिस खेत में आप बैठे हो वहाँ पर आपने देखा कि कुछ जड़ी बूटी ऐसी हैं जिससे दवाइयाँ बन रही हैं, आप दवाइयाँ बना करके वहीं से फिर उन्हें बेच रहे हो, वो भी सस्ती हो जाएंगी। एयरबस, उनके यहाँ से आने वाली, जनरली आप देख रहे हो महंगी महंगी सी चीज़ें हैं। एयरबस प्लेन बनाती है, जैसे बोइंग बनाती है, आपने देखा होगा बोइंग के बड़े प्लेन क्रैश हो रहे थे, बड़ी घटनाएं सामने आई थी। ऐसे फ्रांस की एयरबस है, बड़े प्लेन्स बनाती है। तो एयरबस के जितने भी कंपोनेंट्स हैं इंक्लूडिंग प्लेन्स, वो हमारे यहाँ सस्ते हो जाएंगे। तो जितने भी विमानों के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे यहाँ न सिर्फ सस्ते होंगे, जाहिर सी बात है फ्रांस के साथ डील करके हम कई उत्पादों को यहाँ बना भी रहे हैं, तो आने वाले समय में हमको टेक्निकल सपोर्ट भी मिलेगा। तो ये चीज़ भी होने जा रही है। ठीक है जी। तो जब आपको ये इमेजिन करना होगा उनकी कौन सी चीज़ें हमारे सस्ती हो रही हैं, तो एक रईस आदमी बन के या तो BMW में बैठ के इमेजिन कर लेना या प्लेन में बैठ के इमेजिन कर लेना। और जब ये जानना हो कि हमारे यहाँ से वहाँ क्या सस्ता पहुँच रहा है, तो खेत में बैठ के वहाँ से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है, कॉटन, दवाइयाँ, कपड़े बन सकते हैं, लेदर है, मछलियाँ पकड़ी जा सकती हैं, ये सब सस्ता बिकेगा वहाँ जाके, और इनका अच्छा खासा बाजार है हमारा वहाँ। इसके अलावा ये वो देश हैं जो यूरोपीय यूनियन में आते हैं। जो रंग है वो अलग अलग टाइम को दर्शाता है कि सबसे पहले ये थे, फिर बाद में वो जुड़े, फिर वो जुड़े, पर जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब यूरोपीय यूनियन में आते हैं। स्वीडन है, फिनलैंड है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया हैं, इटली है, बड़ा देश है इटली, और ऑस्ट्रिया है, हंगरी है ही, फ्रांस है, लग्जमबर्ग है, बेल्जियम है, नेदरलैंड से सेमीकंडक्टर के उत्पाद बहुत आते हैं, जर्मनी है, जर्मनी से कारें बहुत आती हैं। ठीक है, फ्रांस से एयरबस के प्लेन्स आते हैं, तथा अन्य डिफेंस के आइटम्स भी हम फ्रांस से लेते हैं। डिफेंस की चीज़ें भी सस्ती पड़ेंगी अब हमें। उसके साथ ही ग्रीस है, ग्रीस बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले समय में। और इटली से भाभी जी आती हैं, आएंगी, पता नहीं आएंगी नहीं आएंगी, देख। ठीक है, तो होना क्या है आने वाले समय में, ग्रीस क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ग्रीस तक एक मार्ग बनने वाला है। ये मार्ग कहलाता है आईमैक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, आईमैक कॉरिडोर, जिसके बारे में चर्चा हुई थी या फाइनलाइज हुआ था G20 की मीटिंग में। जब 2023 में G20 की मीटिंग भारत में हुई थी, तो भारत और अमेरिका, जो बाइडेन ने मिलकर के इस रूट को तय किया था। इसके बाद, इससे पहले इस रूट पर काम चलता, इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई, काम आगे हो नहीं पाया। अब जैसे ही भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में ये डील हुई है, तो अब दोनों ही देश ये सुनिश्चित करेंगे कि जल्द से जल्द हम चीज़ें बेचना स्टार्ट करें एक दूसरे को, और सबसे छोटे मार्ग से बेचें, और कोशिश करें ऐसे देशों के थ्रू बेचें जिन देशों से दोनों का ट्रेड होता हो। जैसे मान लो भारत 2 किलो चावल लेके गया, अब वो चावल भारत को यूएई को भी देने हैं और यूरोप में भी देने हैं, तो भारत क्या करेगा, 2 किलो लेके जाएगा, 1 किलो इनको ही पकड़ा देगा, फिर आगे जाके इनको ही पकड़ा देगा, तो बीच में पड़ गए तो पकड़ा दिया। इस तरह से व्यवस्था रहेगी। अब आने वाले समय में आप ये देखोगे कि यूएई, सऊदी, इजराइल तो है ही, और यूरोप, ये भारत भी, ये सभी देश एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा
एक वेंचर कह लो या मित्रता करते हुए दिखाई देंगे। उसके पीछे लालच है ये पूरा मार्ग। यूरोप और भारत के बीच में जितने भी देश आ रहे हैं, ये सभी देश भारत और यूरोप के बीच हुई इस डील के द्वारा मिल रहे सस्ते उत्पादों का लाभ उठाना चाहेंगे। इसलिए हर कोई कहेगा कि हमारे यहां से ले जाओ सामान को, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि वो सामान इन्हें भी सस्ता पड़ जाएगा, इनको जो इनके साथ डील हो रखी है वो उस हिसाब से पड़ेगा, पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही तो सब कुछ होती है। अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचा ली तो आपका फ्यूल बचेगा, एनर्जी बचेगी, उससे प्रोडक्ट सस्ते होते हैं, जाहिर सी बात है कि आप महंगाई भी कंट्रोल में रहेगी। इसीलिए आप देख रहे हो इजराइल इस चीज़ को बहुत पहले से जानता है। इजराइल को अन्य चीज़ें भी करनी है। इजराइल ने यहाँ पर सोमालीलैंड नाम का एक देश घोषित कर दिया है, ताकि भविष्य में अगर यहाँ से कोई रूट नहीं निकल पाता तो भारत को इजराइल की तरफ होते हुए एक अल्टरनेट रूट मिल जाए, जो सोमालीलैंड यहाँ से होता हुआ यूँ निकल जाए। इसमें इजराइल भी लाभ कमाएगा। इजराइल जब इसे सोमालीलैंड बना देगा तो यहाँ अपनी फोर्सेस भी लगाएगा, सुनिश्चित करेगा एक मार्ग यहाँ से भी तैयार हो। अब चूंकि ये मार्ग तैयार होना है तो इसमें डिस्टर्बेंस भी क्रिएट किया जाएगा, ईरान के द्वारा किया जाए या पाकिस्तान के द्वारा किया जाए। तो ट्रंप चचा जिस तरह से चल रहे हैं, ये पता नहीं इनकी पॉलिसी क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत को फायदा ही कर रहे हैं। आने वाले समय में जैसे कि मैंने बताया कि ईरान दिक्कत दे सकता है। ईरान कोशिश करेगा कि हमास के द्वारा हूती के द्वारा तथा अन्य छोटे छोटे प्रॉक्सी ग्रुप्स के द्वारा इस क्षेत्र में एक दिक्कत बना के रखे, जिससे कि चीज़ें उतनी आसानी से हो ना पाए। तो ट्रंप चचा ने कह रखा है कि ठीक है, ईरान का इलाज मैं कर दूंगा। तो ईरान उनके निशाने पे है, तो ट्रंप चचा इस आफत को भी ख़त्म कर देंगे। लेकिन हाँ, ये एक आफत है जिसका मैं कुछ कह नहीं सकता, और इसके बारे में मुझे लगता है कि ये अब पूरी कोशिश करेगा कि भारत को इकोनॉमिक नुकसान पहुंचाए जाएं। उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है भारत के रूट को, और भारत इस समय इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा संवेदनशील होने जा रहा है ट्रेड रूट्स की वजह से। वैसे भी है, और ज़्यादा भी होने जा रहा है। तो न जाने ऐसा क्यों लगता है कि आने वाले समय में इसने अगर चाहा पाकिस्तान ने, तो हो सकता है इस किसी पॉइंट पर कोई झड़प हमारी इससे हो जाए। और ये बार बार यहाँ पर अपनी फोर्सेस भी लाता है। एक बार राजनाथ सिंह जी ने कहा भी था कि पाकिस्तान ये याद रखे कि कराची का रास्ता कच्छ होके जाता है, क्रीक होके जाता है, क्रीक और कच्छ की बात है। तो उस चीज़ का जिक्र करना, बाद में राजनाथ सिंह जी द्वारा कहना कि भाई दुनिया में बॉर्डर्स बदलते रहते हैं, क्या पता कभी सिंध भी हमारे पास आ जाए। तो इस क्षेत्र का जिक्र भी बार बार हो रहा है। और अगर ईरान का मसला सॉल्व हो जाता है तो उसके बाद सिर्फ एक यही बचेगा जो दिक्कत दे सकता है, और तो कोई दिक्कत देने वाला है नहीं। यूएई देगा नहीं, सऊदी देगा नहीं, बाकी अब अपने सीधे ले जाओ, इजराइल वहाँ पे बैठा ही है। तो अगर भारत को परेशान करना है किसी फोर्सेस के द्वारा, तो वो यही एक मार्ग है जहाँ पर भारत को आप एक तरीके से उसमें रख सकते हो, डिस्टर्बिंग पॉइंट पर। तो आने वाले समय में जो जियोपॉलिटिक्स है वो इस तरफ की आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगी, इस तरफ की। समझ रहे? ये है पूरी बात जो अभी तक मैंने आपको बताई है। हाँ, इसके बाद ये एक फ़ोटो है। कल मैंने जब इस पर वीडियो बनाया था तो मैंने जिक्र किया था कि देखिए किस तरह से जब ट्रंप अपने स्वेनिंग बोल रहे थे तब सब खड़े हो रहे थे, लेकिन जयशंकर साहब खड़े नहीं हुए। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि नहीं हमने वीडियो देखा है, जयशंकर साहब 2-3 बार खड़े हुए थे। कहने का तात्पर्य जो होता है वो समझा करो। खड़े होने का मतलब ये होता है चमचागिरी में खड़े होना, कि सब खड़े हो गए, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो आप भी खड़े हो गए, हाँ ठीक है, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक होता है कि जो चीज़ हाँ ठीक है प्रेस की जा सकती है, उस पर खड़े हो रहे हैं तो हो रहे हैं। अगर आप उस पर भी खड़े नहीं हो रहे फिर तो आप अहंकारी हैं। तो ये उन चीज़ों पर खड़े नहीं हुए थे जो चमचागिरी को दर्शाती हैं या उसको सुपर पावर के तौर पर देख रही हैं। आप दोबारा देख लेना वीडियो। हाँ, उन चीज़ों पर जिसमें पूरी दुनिया साथ आ रही है, कोई ट्रेड वेड की बात चल रही है, नॉर्मल जो टॉक्स हैं जिस पर दुनिया को साथ आना चाहिए, एक कॉमन ह्यूमैनिटी की बातें हैं, उस पर जरूर खड़े हुए थे। तो हमेशा मर्म समझा करो। मर्म इस तस्वीर का या इस वीडियो का ये नहीं है कि आप बहस करोगे कितनी बार खड़े हुए कितनी बार खड़े नहीं हुए। मर्म ये है कि भाव क्या था भारत का भाव ये था कि आप ये सोचो कि हम आपके इशारों पर खड़े होंगे या बैठेंगे, तो वो नहीं होगा। हम अपने हिसाब से उठेंगे बैठेंगे, दैट्स द पॉइंट। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।